everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to yet another important session on keywords. ये जो सेशंस हैं ये आपके इंग्लिश के चैप्टर्स के सारे वन शॉट के ऊपर हैं. वन शॉट करते हैं, समरी करते हैं एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स करते हैं. आज का सेशन होने वाला है द सरमन एट बनारस फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है उसके ऊपर. क्या करेंगे आज के सेशन में? ऑफ कोर्स मैं आपको एक वन शॉट समझा दूंगी जिससे कि आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा. देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आप बात करें कॉम्बो क्वेश्चंस की जो दो चैप्टर्स में से मिला के आते हैं, तो हो सकता है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसकी जो थीम है वो काफी सारे चैप्टर से मैच करती है. तो दोनों का कॉम्बो आपको समझा दिया जाएगा. मॉरल लेसन क्या है सेशन का वो मैं आपको बताऊंगी. बहुत सारे मॉरल वैल्यूज एंड लेसन्स आपको सीखने को मिलते हैं इस चैप्टर से. इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कीवर्ड्स पूरे सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने आंसर्स लिख पाएंगे. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उनके आंसर्स इजीली इतने में से बन जाएंगे जो कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ. इसके बाद में ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम में ये आ जाए, तो इसीलिए इसको आप लोग मिस ना करें. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे. क्लियर हो गया भाई? चलो तो अभी करते हैं सेशन की शुरुआत. देखो, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा. कितने पार्ट्स में? दो में. इसका जो पहला पार्ट है वो गौतम बुद्ध के बारे में है कि भाई गौतम बुद्ध कहाँ रहते थे, क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में, कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट मिला उनको, और कैसे वो बुद्धिज्म के फाउंडर बने. क्लियर हो गया? दूसरा जो पार्ट है इस सेशन इस चैप्टर का वो है कीसा गौतमी के बारे में. कौन है कीसा गौतमी? गौतम बुद्ध ने एक सरमन दिया था, ओके, बनारस में जाके. उसके कैरेक्टर है, उस स्टोरी के कैरेक्टर है कीसा गौतमी, और इसमें कीसा गौतमी को एक लाइफ लॉन्ग लेसन सिखाया जाता है थ्रू गौतम बुद्धा. ओके, उसको जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो ग्रीफ थी, उसको एकदम से एनलाइटनमेंट, उसको भी एपिफनी हो जाती है. मैं क्या वर्ड बोली अभी बताऊंगी अभी सेशन के बीच में. ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हम लोग आज समझेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से. सबसे पहले मैंने आपको बोला पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गौतम बुद्ध के बारे में. गौतम बुद्ध आपको पता होने चाहिए ये पॉइंट्स इनके बारे में. मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स लाइन से लिख दिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है. कॉपी लो, लिखना शुरू कर दो या बुक में अंडरलाइन कर लो. गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 बीसी. उस टाइम पे नेपाल के किंगडम में ये पैदा हुए थे. चाइल्डहुड नेम इनका क्या है? सिद्धार्थ है. ठीक है, अब इनकी जो सीक्वेंस है लाइफ की, क्या क्या इन्होंने किस एज पे किया वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. चैप्टर का ही पार्ट है ये, आपके चैप्टर में ही बताया गया है तो आपको भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 12 ही लेफ्ट हिज होम टू स्टडी द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. ठीक है, तो एट द एज ऑफ 12 साल के थे तो ये अपने घर को छोड़ के कहाँ चले गए? पढ़ने के लिए. जैसे आप हॉस्टल जाते हैं इस तरीके से ये भी चले गए थे टू स्टडी हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स, क्योंकि उस टाइम पे यही पढ़ाई होती थी. हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स मतलब कि ग्रंथ, हिंदुओं के जो ग्रंथ होते हैं सनातन धर्म के, वो ये पढ़ने के लिए चले गए थे. क्लियर हो गया? 12 पे 4 साल बाद वापस आए. 16 ईयर की एज में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से. इनका एक बेटा था, उसका नाम था राहुल. ये आपके चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है बट ठीक है, ये तो आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा आई एम श्योर. इसके बाद में क्या हुआ? 25 इयर्स की एज में इनके साथ में कुछ अच्छा हुआ लाइफ में. तो अगर आप इसकी थोड़ी बैकग्राउंड की स्टोरी जानना चाहेंगे तो जो गौतम बुद्ध है जब ये पैदा हुए थे तो जो नामकरण संस्कार था इनका, उस टाइम पे ऋषि मुनि ने बताया था कि या तो ये जो लड़का है ये क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा प्रिंस किंग बनेगा और पूरे भारत पे राज्य करेगा, या फिर हो सकता है राज करेगा, या फिर हो सकता है कि ये सन्यासी बन जाए. ओके, ऐसा इनके लिए बोला गया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट हिज फादर made sure that he should not see the sufferings of the world, क्योंकि इसने अगर सफरिंग्स देख ली वर्ल्ड की तो हो सकता है कि ये सन्यासी बनने के लिए रेडी हो जाए और इनको लगे कि भाई मुझे ये सब चाहिए नहीं, मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है. एंड दैट वाज द एक्चुअल पिन पॉइंट जहां पे इनके जो फादर हैं उन्होंने टेक केयर किया कि कभी भी जब ये सिद्धार्थ घर से बाहर जाएंगे, just make sure that he should not see anything negative outside, anything bad outside, anything pathetic outside. हर कोई साफ सुथरा होना चाहिए, घर साफ साफ क्लीन क्लीन होने चाहिए, हर कोई पर्सन शुड बी इन अ परफेक्ट हेल्थ, फिट एंड हेल्दी होना चाहिए, सो दैट गौतम बुद्ध को लगे कि हर पूरी दुनिया बहुत अच्छी है और हर कोई उतना ही खुश है जितना कि पैलेस के अंदर हम है. सो दैट ही विल मेंटेन हिज लाइफ
रॉयल लाइफ और वो एक किंग बन के रहेंगे, राइट। लेकिन क्या डेस्टिनी ऐसी ही थी? नहीं, डेस्टिनी कुछ और थी। इनको कुछ और करना था अपनी लाइफ में। इनको बनना था एक मॉन्क, जैसे कि ये बन गए थे, एनलाइटनमेंट मिल गया था इनको। तो हुआ क्या, एट द एज ऑफ 25, देखो लाइन देख रहे हो ये वाली, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मतलब कि इनको सफरिंग्स के बारे में पता ही नहीं था टिल द एज ऑफ 25, बिकॉज ऑफ द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू। उनके फादर ने हमेशा इनको क्या रखा, प्रोटेक्टेड रखा, बाहर कभी देखने ही नहीं दिया रियल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड कि कैसे लोग परेशान होते हैं। तो इन्हें पता ही नहीं था कि लाइफ में सफरिंग्स भी होती हैं। While going for hunting one day at the age of 25, तो जब ये 25 के हुए तो एक दिन ये फिर से हंटिंग के लिए जा रहे थे, और ये वाली जो इनकी ट्रिप थी ये अनप्लान्ड थी। और जैसे ही ये बाहर निकले उस दिन किसी को पता नहीं था कि गौतम बुद्ध बाहर आने वाले हैं, इसीलिए सब लोग नॉर्मल सिचुएशन में थे, जो कि रियलिटी है लाइफ की। मतलब हर तरीके के लोग आपको बाहर मिल जाएंगे, जो बीमार है वो भी मिल जाएंगे, जो हेल्थ जिनकी अच्छी नहीं है वो भी मिल जाएंगे, जो ओल्ड एज है, एजड है, वो भी मिल जाएंगे। किसी का फ्यूनरल प्रोसेशन भी जा सकता है, मतलब किसी की डेथ हुई है तो ऑब्वियसली वो जाएगा। एंड दिस इज सो सरप्राइजिंग कि गौतम बुद्ध को इस सब के बारे में कभी पता ही नहीं था, बिकॉज उन्होंने कभी इस सब को विजिबली देखा ही नहीं। सो जब ये बाहर निकले 25 की एज में विदाउट द इंस्ट्रक्शंस, ही विटनेस्ड सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने पहली बार सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड को विटनेस किया। क्या क्या विटनेस किया? सबसे पहले इन्होंने एक सिक मैन को देखा, उसकी तबीयत खराब थी, वो खांस रहा था या जो भी उसकी बीमारी होगी। देन एन एजेड मैन, एक बहुत ज्यादा बूढ़ा आदमी इन्होंने देखा जो कि चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, किसी की डेथ हो गई थी तो उसकी अर्थी को लेके जा रहे थे। एंड ही रियलाइज कि ये है रियल वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये वो वर्ल्ड तो है ही जो मैं जानता हूँ। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इस संसार की सारी मोह माया से, सारे वर्ल्डली पोजेशंस को छोड़ दूंगा और क्या, संन्यास ग्रहण कर लूंगा। मतलब कि चला जाऊंगा पहाड़ों पे, पर्वतों पे, और एनलाइटनमेंट लूंगा। ज्ञान की प्राप्ति मेरे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जो वर्ल्डली पोजेशंस के साथ में मैं आज के टाइम हूँ ये तो यूजलेस है, ये तो सारी एक दिन खत्म हो जाएंगी। कीवर्ड क्या है यहाँ पे? डेथ इज इनएविटेबल, ये तो होना ही होना है। मैं जैसा हूं आज वैसा नहीं रहूंगा हमेशा, तो फिर इस, जब मैं रहूंगा ही नहीं तो इसके ऊपर इतना सारा वर्क करने की क्या जरूरत है। ये इनकी मेंटालिटी वहां पे हो गई थी। इन्होंने फिर एक मॉन्क को भी देखा, और जो अपने बैग कर रहा था आर्म्स के लिए। तो मॉन्क्स का क्या होता है ना, मॉन्क्स आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ्स। व्हाई एम आई सेइंग सो? क्योंकि अगर आपको किसी मॉन्क, रियल मॉन्क की बात कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में मिलना बड़ा मुश्किल है, तो अगर आप एक रियल मॉन्क की अगर लाइफ प्रोसेस जानते हैं तो शायद आपको पता होगा कि एक मॉन्क एक दिन में उतना ही लेता है खाना। हम हिंदी में उनको सन्यासी भी बोलते हैं, जो आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। वो उतना ही खाना लेते हैं जितना वो एक दिन में खा सके, और बाकी का वो औरों में बांट देते हैं या एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। मतलब कि वो दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रोकते। अगर दूसरे दिन मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज दे विल स्पेंड देयर एंटायर डे विदाउट ईटिंग एनीथिंग। ओके, सो ये एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ होती है कि मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन है, मुझे कल क्या होगा की चिंता नहीं है। और फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है, हम लोग कल की वजह से टेंशन में रहते हैं, अदरवाइज आज तो सबका अच्छा ही होता है, राइट। सो ये इनके साथ में एक ये वाली पॉइंट आ जाती है। ये समझ जाते हैं कि मेरे को इससे तो अच्छा है मॉन्क बनना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज ये तो तीनों तरीके के लोग तो मुझे समझ में नहीं आए। मॉन्क इज ओके, सेटिस्फेक्शन है उसके अंदर एटलीस्ट, राइट, वो वर्ल्डली पोजेशन से घिरा हुआ नहीं है। सो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं मॉन्क बनूंगा। उसके बाद में these guys so moved him that he at once left the worldly possessions to seek enlightenment। important हो गया ये लाइन आपके लिए। इतने ज्यादा मूव हो जाते हैं, इतने ज्यादा उनका जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है, मेंटालिटी इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है, दैट ही डिसाइड्स कि अब मैं सारी वर्ल्डली पोजेशंस को, सारे मोह माया को, भौतिक सुख को, सबको त्याग दूंगा और मैं क्या बन जाऊंगा, एक सन्यासी बन जाऊंगा, और मैं एनलाइटनमेंट लेने की कोशिश करूंगा। मतलब कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। कौन सी वाला ज्ञान जो हमें बुक्स में मिलता है? नहीं, वो ज्ञान नहीं। ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो है टू मिक्स योर रियल सोल विद द सुप्रीम सोल, राइट, टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम सोल। और आप कुछ भी गलत अपनी लाइफ में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कर्मा कम्स बैक टू यू। सो दिस ऑल ही अंडरस्टूड सो इजीली, जो कि हमारे लिए समझना बहुत इतना इजी नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत सारे वर्ल्डली पोजेशन से घिरे हुए हैं, राइट, और हमें टाइम ही नहीं है ये सब सोचने का। एनीवे, सो चैप्टर में वापस आते हैं। ही वंडर्ड फॉर 7 years। फिर इन्होंने क्या किया, सबको छोड़ के चले गए रात को अपने घर से,
राइट। इनके फादर को डर था कि यही होगा और यही हुआ। ये चले गए अपने घर से। 7 साल तक ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, घूमते रहे ढूंढते रहे कि कौन सी जगह ऐसी हो जहां से मुझे एनलाइटनमेंट मिलेगा, या कोई पर्सन मिल जाए जो मुझे हेल्प करेगा, या कुछ तो समझ आए कि करना क्या है। तो देखो ये काम जो इन्होंने किया है वो इतना आसान नहीं है। आज के टाइम में जिस तरीके से हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, राइट, आईएएस बनने के लिए लोग 4-4 5-5 साल निकाल देते हैं तब जाके बनते हैं। इनकी एजुकेशन, इनकी जो ये एम था वो भी कुछ ऐसा ही था। 7 इयर्स तक ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे जस्ट टू गेट दैट एनलाइटनमेंट। समझ रहे हो? तो ये भी इजी नहीं था कि गए और पेड़ के नीचे बैठे और मिल गया, नहीं। 7 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। 7 इयर्स तक ही डिड दिस, सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। बाद में फाइनली एक सेट अंडर अ पीपल ट्री ये बैठ गए, और यहाँ पे 7 दिन तक ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम। इन्होंने बोला ना मैं कुछ खाऊंगा, ना मैं कुछ पीऊंगा, ना मैं कुछ कहीं और जाऊंगा, ना हिलूंगा यहाँ से, जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती। इसको कहते हैं तपस्या करना। Okay, and after 7 days finally he got enlightenment and renamed the tree as Bodhi tree। तो जिस पेड़ के नीचे इन्हें एनलाइटनमेंट मिला उस पेड़ का नाम इन्होंने बोधि ट्री रख दिया। बोधि का मतलब हो गया फ्री, ट्री ऑफ विजडम। विजडम, बोध, बोध मतलब कि दिमाग, मेंटालिटी, विजडम। ओके, तो इन्हें फाइनली वहां पे विजडम मिला तो उन्होंने उसका नाम रख दिया ट्री ऑफ विजडम। फाइनली अभी गौतम बुद्ध के पास एनलाइटनमेंट आ चुका है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, 7 साल के बाद हुई है। ओके, तो ऑब्वियसली ये 30s में इस टाइम पे अपने चल रहे हैं। अब देखो, एक बार किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उसका नेक्स्ट काम क्या होता है? क्या होता है उसका नेक्स्ट काम? ऑफ कोर्स ही वुड मेक श्योर कि जो जो नॉलेज उसको मिल चुकी है वो अब सब जगह स्प्रेड करे। दिस इज द बेस्ट पार्ट, राइट। अनफॉर्चुनेटली हम जो इंडियंस हैं अपने जो कोर वैल्यूज हुआ करती थी उनसे दूर जाते जा रहे हैं, और ये चैप्टर हमारे लिए मिथ बन के रह गया है कि ठीक है ये ऐसे ऐसे हुआ, एक स्टोरी बन के रह गया है। बट एक्चुअली दिस यूज्ड टू बी द रियल लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन ओल्ड डेज। और जब मैं ओल्ड डेज बोल रही हूँ तो मैं कलयुग से भी पहले की बातें कर रही हूँ। ओके, मैं इतना नहीं कह रही कि 100 साल पहले या 200 साल पहले, नहीं। जब युग परिवर्तन होते हैं, पहले वाले युगों में ऐसे ही हुआ करता था कि यही लाइफ होती थी लोगों की। हर लाइफ आश्रम्स में डिवाइड होती थी और उनको उतनी ही उस तरीके से ही काम करना होता था। दैट यूज्ड टू बी अ पायस लाइफ। बट अभी बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, कलयुग चल रहा है। सो वी जस्ट टेक दीज थिंग्स एज अ स्टोरी, बट दीज आर नॉट द स्टोरीज, दे आर द रियल फैक्ट्स। ऑलराइट, सो इनके साथ में ऑफ कोर्स जब इन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे लोगों को ज्ञान देना है, जिसको हम लोग बोलेंगे सरमन देना, उपदेश देना। इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? बनारस में जाके। वही सेम उपदेश आपको आज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। और सो द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। एंड नाउ ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इन्हीं के नाम से बुद्धिज्म जाना जाता है, राइट। बाद में इन्होंने बुद्धिज्म की शिक्षा भी ली और सब लोगों को बुद्धिज्म के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए। Alright, the story is about a lady named Kisa Gautami who has recently lost his son। तो सरमन जो इन्होंने सुनाया बनारस में वो किसके बारे में था? वो कीसा गौतमी के बारे में था। कीसा गौतमी कौन थी? एक लेडी है नॉर्मल सी, और उसका बेटा, ठीक है, हैज लॉस्ट हिज लाइफ, उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। सो कीसा गौतमी अपने बच्चे को लूज कर चुकी है। आप इस लाइन को कैसे बोलेंगे? Who has recently lost her son। Now of course naturally she is in grief। अब उसको दुख हो रहा है। She goes to all the neighbors asking them medicine for her dead child। तो अपने बच्चे को हाथ में लेके, डेड चाइल्ड को हाथ में लेके घर घर जा रही है और सब लोगों को बोल रही है प्लीज हेल्प मी, माई चाइल्ड इज डेड एंड आई नीड सम मेडिसिन फॉर हिम। ओके, नाउ व्हाट आर दी रिप्लाईज फ्रॉम द अदर नेबर्स? वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं हैव यू गॉन मैड? क्या तुम पागल हो गई हो? योर चाइल्ड इज डेड, नो मेडिसिन विल वर्क अपॉन इट। कोई भी मेडिसिन इसके ऊपर काम नहीं करेगी, ये डेड है अभी। सो यू गो, बेटर यू गो एट योर प्लेस। सो एवरीवन रिफ्यूजेस टू हेल्प, सेइंग दैट हर चाइल्ड इज डेड एंड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। बोलते कि तुमने अपने सेंसेस को खो दिया है, एंड ऑफ कोर्स your child is dead, so you have lost your senses and your child is dead। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे हो जाएंगे।
द लेडी फाइनली मीट्स शाक्यमुनि द बुद्धा एंड बेग्स फॉर हर सन। अभी शाक्यमुनि बुद्धा किसके बारे में बात हो रही है? गौतम बुद्धा के बारे में। ये मुनि थे, सबको पता है, इनकी जो कास्ट थी उसका नाम शाक्य था, तो इसीलिए ही शाक्यमुनि बुद्धा हो गए। ओके, सो होता क्या है कि जब ये लेडी ढूंढ रही होती है कोई अच्छा पर्सन जो इसकी हेल्प कर दे, तो इसको एक पर्सन मिलता है, बोलता है मैं हेल्प नहीं कर सकता लेकिन आई कैन टेक यू टू शाक्यमुनि बुद्धा एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि वो सबकी हेल्प करते हैं। बुद्धा उस टाइम पे ऑफ कोर्स क्या हो गए थे? एनलाइटेंड हो गए थे, उनको सब कुछ नॉलेज आ गई थी, दुख क्या है, सुख क्या है, क्या क्या चीजें नेसेसरी है लाइफ में, कैसे दुख से दूर रहा जा सकता है, सब उनको पता था। तो उन्होंने ये सब लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। वाइड स्प्रेड हो गया कि गौतम बुद्धा नोज एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाई कीसा गौतमी को उनके पास ले जाया गया। अभी गौतम बुद्धा इज गोइंग टू हेल्प कीसा गौतमी। हाउ वुड ही हेल्प हिम? हेल्प हर। द बुद्धा डिमांडेड अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स इन ऑर्डर टू क्योर हिज सन। जब गौतमी उसके पास जाती है, गौतम बुद्धा के पास जाती है, तो उनको बोलती है कि प्लीज हेल्प मी, माय सन इज डेड एंड आई जस्ट नीड सम मेडिसिन। गौतम बुद्धा सेज ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, जस्ट टेक वन, ब्रिंग वन थिंग टू मी। एक इंग्रेडिएंट लेके आओ, मस्टर्ड सीड्स लेके आओ। क्या लेके आओ? अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स इन ऑर्डर टू क्योर माय योर सन, आई जस्ट नीड इट। Gautami becomes so happy, Kisa Gautami becomes so happy and she says, only the mustard seed, I can very easily bring it. Just give me some time and I'm coming back. Now Gautam Buddha stops her and says, wait, the seeds must be from a house where nobody has lost their loved ones, nor father, nor mother, nor son, nor brother, nor anybody, no friend, no family member. Nobody must have died from that family. किस उस घर से किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे किसी घर से लेके आना। So when the girl in her joy promised to procure it बोले तो mustard seeds लाने की बात करती है। Buddha puts a condition to it. इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं लाइन को, ठीक है? So when the girl in her joy promised to procure it, Buddha puts a condition to it. बुद्धा एक कंडीशन रखते हैं। क्या कंडीशन रखते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइन से ऐसे लिख सकते हैं। The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, a husband, a parent or a friend. कोई भी उन्होंने अपने घर से खोया ना हो। अब आप ही सोचो क्या पॉसिबल है? क्या हम कभी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ मेरे घर में किसी की डेथ नहीं हुई है या मैंने किसी लव्ड वंस को खोया नहीं है? Of course not. This year only I lost my mom. And I know कि उससे पहले भी ऐसा हो चुका है फैमिली में, but this is a very recent thing and I know that we could not do anything. हम कुछ नहीं कर सके, हॉस्पिटल लेके गए, ट्रीटमेंट कराया, but you can't do anything because it's already decided and it has to do, it has to happen, right? ऐसा होना ही होना है, death is inevitable. The one who has taken birth is going to die definitely. तो यही लाइनें गौतम बुद्धा अब इनको बताने वाले हैं कीसा गौतमी को। तो बोलते हैं कीसा गौतमी नाउ गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, ये हर जगह जाती है ना, हर घर में goes from house to house in order to get some mustard seeds, but doesn't get any single house where no one has lost their loved ones. एक भी घर ऐसा मिलता ही नहीं है। देखो ये ना लिखने के तरीके हैं बेटा। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये लाइनें लिख रखी है ना, आप सिर्फ इसको बोलो। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे क्वेश्चन आंसर्स लिखे नहीं जाते, आप इन लाइनों को बोलो। ये लाइनें एज इट इज आपको आंसर में लिखने के काम आएंगी। सिर्फ बोलो और लिखो, इसीलिए बोलती हूँ लिखा करो। एक बार किसी नोटबुक में इस लाइन को लिख लोगे ना, तो जब पेपर में जब इस चीज को लिख रहे होगे ना, तो वहां पे खुद से हाथ चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो। जो बच्चे लेजी होते हैं ना, जिनको सिर्फ हिंदी में स्टोरी पढ़नी है और कुछ नहीं करना, उनके साथ में ये प्रॉब्लम पक्का होती है कि क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे जाते। जो बच्चा लिखेगा वो पेपर में भी लिख पाएगा। ये लाइनें एज इट इज भी आंसर में आप लिख सकते हो। याद करने को नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट इनको लिखो तो सही, कहीं पे बोल के तो दिखाओ, मेरी तरह बोलो तो। क्योंकि जब हम बोलते हैं तब हमें लगता है कि अरे यार क्या लाइन थी, फिर हम फिर से देखते हैं। यही वो टाइम है जब हमारा माइंड एक्चुअल में एकदम एक्टिव होके उस बात को एक्सेप्ट करता है या अपने अंदर माइंड में सेट करता है, ऑब्जर्व करता है। कर लिया एक बार उस चीज को ऑब्जर्व आपने अच्छे से, क्या है ऑब्जर्व करने के बाद अब उस चीज को आप बोलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। Alas, the living are few, but the dead are many. तो सारे नेबर्स उसको एक एक करके क्या बोलते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, कि हमारे घर में डेड तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन लिविंग वन आर वेरी फ्यू। ऑफ कोर्स आप अपने अगर एंसेस्टर्स की गिनना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां आर डेड एंड ओनली वन पीढ़ी इज जिंदा।
राइट, मतलब ओनली वी आर द जनरेशन, द फर्स्ट और सेकंड जनरेशन आर अलाइव ओनली, बाकी की पुरानी कितनी जनरेशन ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं, राइट। तो यही सारे नेबर्स उसको एक एक करके बोलते हैं। अब कीसा गौतमी होपलेस हो जाती है, तो इसके लिए देखो क्या क्या कीवर्ड्स हैं। शी बिकम्स वेरी सैड, hopeless, without any hope, and sits down at the wayside of the darkness। तो क्या करती है, वहां पर बैठ जाती है नाइट में, किसी रोड साइड पे जाके बैठ जाती है टेंशन में कि अब क्या करूं, अब मस्टर्ड सीड्स कहां से लाऊं। इसका मतलब तो मुझे मस्टर्ड सीड्स मिलेंगी ही नहीं, जब मिलेंगी ही नहीं तो गौतम बुद्ध मेरे बच्चे को ठीक करेंगे ही नहीं। दैट मीन्स द गेम इज ओवर, राइट। सो विद दिस होपलेसनेस शी सिट्स एट द वेसाइड इन द नाइट। डार्कनेस है, हर जगह डार्कनेस हो चुकी है। अब वो स्ट्रीट लाइट को देख रही है, लाइट फ्लिकर कर रही है। लाइट क्या कर रही है, फ्लिकर कर रही है, मतलब कि बंद हो रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है। नाउ शी गेट्स दिस एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब क्या हो गया, जब हमें एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है मेंटोस खा के, है ना, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, बिल्कुल ऐसा एकदम से जब कोई आइडिया आ जाए, एकदम से कभी आपको रियलिटी पता चल जाए, एकदम से ओ अच्छा ये वाला, अगर आपके माइंड में ये वाला एक एक्सक्लेमेशन आ जाए, राइट, ये वाली फीलिंग आ जाए, समझ लो आपको एपिफेनी हुई है। मतलब इसको एक तरीके से एनलाइटनमेंट भी बोलते हैं, बट एनलाइटनमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, उसके लिए तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, प्रॉपर ज्ञान की प्राप्ति। बट उसमें से एक पॉइंट आपको ये समझ आ गया कि जिस तरीके से लाइट बुझ रही है, जल रही है, उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है और फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। ये कंपैरिजन इसको समझ में आ जाता है। So, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again, flicker कर रही थी, extinguish हो रही थी, बुझ रही थी। She considered the fate of man, उसको समझ आ गया, considered मतलब उन्होंने समझ लिया the fate of men, men का fate क्या है, हम लोगों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, that their lives flickers up and are extinguished again। हमारी लाइफ भी ऐसे ही होती है, राइट, पैदा होना है, मरना है, यही करते रहना है। सोल, जो सोल है वो ही परमानेंट है। सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। आपने संस्कृत के श्लोक में अब तक पढ़ लिया होगा ये, है ना, कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है, अमर है, लेकिन ये जो बॉडी है ये क्या है, मॉर्टल है। तो दो वर्ड्स होते हैं, इमॉर्टल एंड मोर्टल। मॉर्टल मतलब जो मर जाएगा या खत्म हो जाएगा, एंड इमॉर्टल जो अमर है, राइट। तो बॉडी इज मॉर्टल एंड सोल इज इमॉर्टल। Pondering over human fate, she finally realizes that the human being is mortal। उसको क्या समझ आ जाता है, ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है। अब इसी उपदेश में गौतम बुद्ध 4-5 लाइनें और बोलते हैं, वही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं बच्चों, राइट। फॉर एग्जाम्पल कौन सा पॉइंट है आपके पास में, जैसे कि हम बोलेंगे हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल। मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपनी ग्रीफ में, डेथ तो सबकी होनी है, तो मेरे बच्चे की अगर हुई है तो मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना है, मुझे इतना ज्यादा परेशान। तो अगर मेरे बच्चे की भी डेथ हो गई है तो मुझे इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। सो हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल। पॉइंट 1 सेकेंड, बुद्धा इसको बोलते हैं मतलब एक तरीके से अब सबके लिए है, ये सबके लिए मैसेज है, दैट लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। तो बेसिकली लाइफ का मोटिव क्या है, मतलब आप लोगों को शायद ये बात सुन के अभी थोड़ा अजीब लगे या कुछ लोग हंसेंगे, बट मैंने बोला ना अब हम इन सबसे इतना दूर आ गए हैं कि अब हमें ये सब मिथ लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुद्धा एंड अकॉर्डिंग टू धर्म, सो मेनी रिलीजियस टेक्स्ट, लाइफ जो है दैट इज मेंट टू गिव यू पेन। हमारी लाइफ में आप कभी भी नोटिस करिए, कभी किसी को दर्द हो रहा है, कभी किसी का दिल टूट रहा है, कभी किसी को दुख हो रहा है, कभी किसी को कुछ मिला नहीं, कभी कोई हार गया, इसकी वजह से हम परेशान ही रहते हैं। अगर आप काउंट करेंगे कि खुश ज्यादा है या परेशान ज्यादा है, तो हम परेशान ज्यादा होते हैं, राइट। मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही रहती है। तो हमारा जो जन्म हुआ है दैट इज टू गेट दी पेन। पेन ये एक तरीके से हम लोग के लिए क्या है, एक कर्ज है, टू बी अ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। अदरवाइज एक मॉर्टल इमॉर्टल सोल होती जो कि कहाँ रह रही होती, किसी और जगह पे मस्त रह रही होती, विदाउट दिस बॉडी। द बॉडी इज मेंट टू गिव यू पेन। क्लियर हो गया। तो इसीलिए गौतम बुद्ध यहाँ बोलते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। ऑलरेडी हम परेशानी में ही रहते हैं हमेशा। इफ नाउ अब ये तो हो गया, ये तो हमें समझ आ गया कि हमारी लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां। अब फिर भी जब ये प्रॉब्लम है, बर्थ हो ही चुका है, तो इसको कैसे
हम ऐसा क्या करें कि हम इस दुख में इतने ज्यादा दुखी ना हो? क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी सेल्फिशनेस खत्म करनी पड़ेगी, हमको अनसेल्फिश होना पड़ेगा। इफ यू बिकम अनसेल्फिश यू कैन अचीव इमोर्टैलिटी। आपको रियल में इमोर्टैलिटी मिल जाएगी। मतलब मुझे चिंता ही नहीं है, अगर मैं जीत गया तो मैं बहुत खुश हूं, अगर मैं हार गया तो मैं बहुत दुखी हूँ। आप देख रहे हो आप कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये, और एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन योर माइंड, कि आपको बोला भी जा रहा है कि 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, है ना, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि जीत हार से कुछ नहीं होता। तो फिर से वही वाली प्रॉब्लम कि हम इतना आगे आ गए हैं कि अब हमें ये सारी चीजें समझना बड़ा मुश्किल है, और इनके साथ कोप अप करना भी बहुत मुश्किल है। अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे वर्ल्ड में अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे। बट दिस इज रियलिटी, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। बट अगेन दिस इज अ डिबेट, आप कितना भी करते रहिए इसको, यू वोंट गेट द रियल आंसर, राइट। सो गौतम बुद्ध ने एक बात ये बता दी, आपको अनसेल्फिश रहना होगा। दूसरा उन्होंने बताया, लाइफ ऑफ मॉर्टल इज फुल ऑफ ट्रबल एंड पेन एंड देयर इज नो एस्केप। आपको यहाँ से भागने की कोई तरीका है ही नहीं, जब डेथ होगी वही आपका अल्टीमेट गोल होगा या अल्टीमेट सोल्यूशन होगा, अदरवाइज आपको टेंशन ट्रबल रहेगा ही रहेगा। बर्थ एंड डेथ इज इनएविटेबल, ये तो होना ही होना है। ये कुछ पॉइंट्स है गौतम बुद्ध आपको बताते हैं, इसी से हमारे बहुत सारे मैसेजेस भी निकलते हैं, है ना। बहुत सारे मैसेजेस हैं चैप्टर के अंदर जो आपको मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिर यहाँ पे गौतम बुद्ध अपने सरमन के अंदर, यही जो उनका फर्स्ट सरमन था, काफी सारे एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे एक सिमिली बोलते हैं, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो भाई जब आपका जन्म हो गया उस दिन से लेके जिंदगी भर जब तक आप पैदा हैं और जिंदा हैं, आप हमेशा एक डर में रहेंगे कि आज तो जिंदा हूं, कल पता नहीं क्या होगा। रहता है ना, ये चीज आप अपने ऊपर नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन आप किसी एक पर्सन के बारे में सोचिए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। कैन बी योर फादर, योर मदर, योर लव, एनीबडी, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी, राइट। आप सोचिए कि कल को वो नहीं है, आज तो है, पर आपको डर नहीं लगता उनको सोच के कि पता नहीं वो इतने ज्यादा लवेबल हो जाते हैं, आप इतने ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं कि आप हमेशा डरते हैं। फोन नहीं उठाया, आप पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहे, क्या टेंशन होगी, पता नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पता नहीं ये तो नहीं हो गया, रहता है ना, ये डर रहता है ना। तो यही लाइन लिखी हुई है दैट जैसे राइप फ्रूट, एक बार फ्रूट राइप हो गया तो वो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसे ही एक बार आपका बर्थ हो गया तो आपकी डेथ होगी होगी। तो आप हमेशा इसी टेंशन में रहोगे, अपने लिए नहीं रहोगे बट अपने लव्ड वंस के लिए जरूर रहोगे। ऑल द वेसल्स मेड बाय द पॉटर, अब पॉटर ने एक बार एक वेसल बना दिया मिट्टी का, जिस दिन ये बन गया उसी दिन से इसकी कहते हैं ना घड़ी शुरू, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा टाइम शुरू, काउंटडाउन शुरू कर दो अपना डेथ का, मतलब कि कभी भी गिरेगा और फूट जाएगा। सो ऑल द वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, टूटने ही टूटने हैं एक दिन। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज वाइज और हु आर फूल, राइट, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। चाहे आप फूल है, चाहे आप वाइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यंग है, एडल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ आपकी होनी ही होनी है। सो द वाइज नेवर ग्रीव ओवर द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस, सिंस दे नो नो मैटर व्हाट ईच ऑफ अस इज मॉर्टल। मॉर्टल है हम, नश्वर, मरने ही मरना है हमको। तो यहाँ गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, जब मैं पूरी लाइन आधे घंटे से आपको जब यही समझा रही हूँ कि भाई डेथ तो होनी होनी है, फिर भी हम इसे डरते क्यों हैं? तो वाइज मैन कौन है? वाइज मैन कौन है? वो जो कभी रोए ना किसी की डेथ पे, ना अपनी ना किसी की। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही था ना पहले से कि डेथ तो होगी ही, बट जितना आसान इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हमारे लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है ना, होता है ना। तो ऑफ कोर्स ये बातें हैं जो रियल हैं, जो कि आपको समझनी चाहिए ऑफ कोर्स, बट इनको एक्सेप्ट करना इज एज हार्ड as believing on those facts. Chalo. So weeping and grieving is of no use. You will never get peace of mind. So death can't be saved by your lamentation. Lamentation दुख भरी का रोना धोना। अगर आप किसी के मरने के ऊपर रो रहे हैं, कभी भी ऐसा हुआ है कि वो जिंदा होके वापस आ गया हो? पॉसिबल ही नहीं है, तो करना क्यों? गौतम बुद्ध ये बोलते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें कीसा गौतमी को बताई जा रही है क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बहुत रो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सबके लिए है। इफ यू वॉन्ट पीस एंड हैप्पीनेस, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड लैमेंटिंग। तो अगर आपको पीस और हैप्पीनेस चाहिए अपने माइंड में, आपको रोना नहीं है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसी हैं, दे डोंट क्राई एट ऑल व्हेन समबडी डाइज। ओके, ब्रह्मा कुमारी के सेशंस को मैंने अटेंड किया हुआ है, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट रखती है इस प्रोसेस को, फ्यूनरल प्रोसेस को। एंड ही सेज कि वंस द पर्सन इज डेड, उसका फेस को ढक दो एंड नो बडी शुड वॉच इट अगेन, लेट द पर्सन गो इन पीस। आपको रोता हुआ देख के द सोल इज देयर ओनली एंड इट विल फील सो सैड, सो लेट इट गो इन पीस,
डोंट क्राई, डोंट इवन सी द फेस। ऐसा करके बहुत सारी कम्युनिटीज में अलग अलग बिलीव्स है, ऑफ कोर्स बहुत जगह पे ऐसा होता है, तो ये रियल है जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। He who has overcome all the sorrows will become free from sorrows and be blessed। तो जो इन छोटे मोटे दुखों से दूर है, कहते हैं ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लेस्ड है, वही है सबसे ज्यादा खुश पूरी दुनिया में। ना ज्यादा खुशी में बहुत खुश हो, ना ज्यादा गम में रो, न्यूट्रल रहो अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए। मैसेजेस फ्रॉम द स्टोरी, 3-4 लाइनें हैं। ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल एंड नो वन कैन एस्केप डेथ। पॉइंट 1, डेथ इज इनएविटेबल, पीस ऑफ माइंड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय ग्रीविंग। रोने से कुछ नहीं होगा, डेथ तो सबकी होनी होनी है। वी शुड नॉट इंडल्ज इन वर्ल्डली पोजेशंस, इतने ज्यादा वर्ल्डली पोजेशंस में नहीं घुस जाना चाहिए कि आप अपना रियल मैं कौन हूं भूल जाएं। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज बर्थ एंड डेथ। बस यही चक्र है जो चलता रहेगा, बाकी आपके आसपास आपको जो भी कुछ दिख रहा है सब टेम्परेरी है, एक दिन आज है कल नहीं है। We must escape the loss of our loved ones as grieving over their loss is useless। तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अगर कोई हमको छोड़ के जा रहा है या हमारे घर से दूर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स लॉस तो होगा ही, लेकिन रोना उसके ऊपर इज यूजलेस। ठीक है, तो उनके दुख के ऊपर रोना इज यूजलेस। विद दिस वी ओनली हार्म आवर इनर पीस। इससे होता क्या है, हमारी इनर पीस ही परेशान होती है और कुछ नहीं होता। पीस की करेक्ट स्पेलिंग होमोफोन हो गया ये, ठीक है। सो सिर्फ होता कुछ नहीं है, बस हमारी इनर पीस ही जो है परेशान होती है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। क्लियर हो गया भाई? तो ये था आपका इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जितने भी मुझे लगे आपको बताने के लिए पॉइंट्स, तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अभी एक मैसेज है, क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है एपिफेनी के ऊपर। एपिफेनी रिफर्स टू अ विजनरी मूवमेंट व्हेन अ कैरेक्टर हैज अ सडन रियलाइजेशन दैट चेंजेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको एपिफेनी समझाते रहे क्या बोला था, ये एक लिटरेरी डिवाइस भी होती है बाय द वे, जो कि कैरेक्टर को मिलती है। ठीक है, मतलब ये तो देखो रियल स्टोरी है, तो इसमें मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि कैरेक्टर को ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब ड्रामा होता है ना तो वहां पे एपिफेनी नाम का लिटरेरी डिवाइस होता है। कैरेक्टर को बोला जाता है कि जैसे वो ऐसा बोलेगा आपको एकदम रियलाइज करना है, ओह अच्छा, समझ रहे हो, रियल एपिफेनी। तो इसको एक लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एपिफेनी का मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपको कुछ समझ आ जाए। सो एपिफेनी रिफर्स टू अ विजनरी मोमेंट व्हेन अ कैरेक्टर हैज अ सडन रियलाइजेशन दैट चेंजेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। पहले आप वर्ल्ड को किसी और तरीके से देख रहे थे, अब आप वर्ल्ड को किसी और तरीके से देखेंगे। दो लोगों के साथ सेम कहानी हुई थी, गौतम बुद्ध के साथ में भी यही हुआ था। When he was at 25, when he was 25 years old, he saw the suffering of the god and he changed his mind and to see the world, right? His mentality to see the world, his understanding to see the world changed। अशोका के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने वॉर देखा, दुख दर्द देखा, उनका दिमाग एकदम चेंज हो गया। सेम किस्सा गौतमी के साथ हुआ, जब इन्होंने फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट देखी, जो बार बार फ्लिकर कर रही थी, एक्सटिंग्विश हो रही थी, एंड शी नोटिस्ड दैट द फेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक दीज लाइंस, है ना। तो कहाँ कहाँ पे एपिफेनी हुई है, क्या आप अग्री करते हैं इस चैप्टर के अंदर ये है? अगर है तो एक्सप्लेन करके आपको बताना है। आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। कितने बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है? मुझे लगता है, इसीलिए मैंने आपको ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन में दिया है। मैसेजेस ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, चैप्टर आपको पूरा क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, फिर मैंने बोला कि जरूरी है जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जैसी कम्युनिटी की रेस में है, वहां पे हम भी अपना पूरा पूरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे। सो अभी फोकस करो अपने एग्जाम्स पे, अच्छे से नंबर लेके आओ एंड बी अ गुड ह्यूमन, दैट इज एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड लाइक दिस सेशन वंस, टेक केयर।